हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन बोर्ड। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। लास्ट लेक्चर हमने राष्ट्रपति से शुरू किया था। हमने राष्ट्रपति को लगभग आधा पढ़ लिया था। आई होप जितना मैंने पढ़ाया आपके वो सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर आपको डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है। अब हम इसमें स्टार्ट करेंगे जो बचा हुआ पार्ट है राष्ट्रपति का, और इस लेक्चर में हम राष्ट्रपति को कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद आप किसी भी बुक से प्रीवियस क्वेश्चंस हों या कोई भी प्रैक्टिस सेट आप लगाइए जिसमें राष्ट्रपति से संबंधित क्वेश्चंस हों। इस राष्ट्रपति को जब हम पढ़ रहे हैं तो हम भाग 5 से संबंधित पढ़ रहे हैं। लेकिन जब आप आगे चल करके और भी भाग पढ़ते हैं तो वहाँ पर भी राष्ट्रपति का कई बार ज़िक्र आता है। तो उनको हम जब वो भाग पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी उसके बारे में डिस्कस कर लेंगे। क्योंकि राष्ट्रपति से लगभग हर भाग में क्वेश्चंस बनते हैं। जैसे हमने फंडामेंटल राइट्स पढ़े, वहाँ पर भी क्वेश्चंस बन रहे थे। तो हर जगह राष्ट्रपति से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है? अब हम इसमें स्टार्ट कर रहे हैं राष्ट्रपति के अधिकार। राष्ट्रपति के अधिकार। और राष्ट्रपति के अधिकार क्या-क्या होते हैं? इसको 2 तरीके के अधिकार दिए गए हैं। जैसे कि एक तो समय होता है जब देश में शांति प्रिय सब चीज़ें चल रही होती हैं, यानी शांतिकालीन अधिकार। और एक समय वो होता है जब देश पर कुछ विपत्ति आ जाती है, जैसे संकट आ जाता है, नेशनल इमरजेंसी लग जाती है ना? ये सारी कंडीशंस जो होती हैं, एक उस कंडीशन में अधिकार दिए गए हैं राष्ट्रपति को, और एक जो नॉर्मल समय चल रहा है, उस पर दिए गए हैं। तो शांतिकालीन अधिकार, शांतिकालीन अधिकार और एक संकटकालीन अधिकार। और संकटकालीन अधिकार जैसे कि आर्टिकल नंबर 352 के तहत नेशनल इमरजेंसी पढ़ते हैं, 356 पढ़ते हैं और 360 पढ़ते हैं। ठीक है? जब हम इस भाग में पहुँचेंगे, जब इन आर्टिकल्स के बारे में विधिवत चर्चा करेंगे, 352, 356 और 360, ये राष्ट्रपति के अधिकार होते हैं जो कि संकटकालीन अधिकार हैं। ठीक है? शांतिकालीन अधिकार के अंतर्गत हम इसके कार्यपालिका अधिकार देखते हैं। कार्यपालिका अधिकार, ये क्या-क्या हैं? जैसे हमेशा जब चुनाव हो जाता है, तो बहुमत दल के नेता को पीएम नियुक्त करता है, और कौन? वो राष्ट्रपति ही करता है। नॉर्मल डेज़ में, नॉर्मल समय में, ये सब बात कर रहे हैं हम कार्यपालिका अधिकार के बारे में, जब शांतिकालीन समय चल रहा होता है। ठीक है? और पीएम जब बन जाता है, तो उसी की सलाह पर बाकी के जो कैबिनेट के मंत्री होते हैं, मंत्रिपरिषद के मंत्री होते हैं, इन सबकी नियुक्तियाँ कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। ठीक है? और जैसे राज्यपालों की नियुक्ति हो गई, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति हो गई, जैसे संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी की नियुक्ति हो गई, है ना? इनके अध्यक्ष जो होते हैं, इनकी नियुक्ति होती है। भारत का महान्यायवादी, इसकी नियुक्ति करना, कैग की नियुक्ति करना, र और राजदूतों की नियुक्ति करना, निर्वाचन आयोग का गठन करना, जैसे कि वित्त आयोग का भी गठन करना, राजभाषा आयोग का गठन करना, इस तरीके के तमाम अधिकार राष्ट्रपति को दिए गए हैं। इन सब में वह नियुक्तियाँ मुख्यतः करते हैं। जैसे बाकी जैसे सेनाओं की बात करें तो तीनों सेनाओं का जो सर्वोच्च सेनापति होता है, कौन होता है? राष्ट्रपति। ठीक है? और हमारे देश में जो भी संधियाँ की जाती हैं, तो वो हमारे देश के बिहाफ़ पे जब की जाती हैं, तो उसमें मेंशन होता है राष्ट्रपति का नाम। ठीक है? सभी संधियाँ राष्ट्रपति के नाम से ही की जाती हैं। राज्यसभा के लिए 12 लोगों को नॉमिनेट करता है, तो ये पॉइंट मैं लिख देता हूँ। ये आप समझ गए होंगे जो मैंने आपको बताया। इनको आप याद रखें और चाहें तो इसको नोट कर लें। जैसा कि मैंने बताया कि पीएम की सलाह पर ही अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। बहुमत दल के नेता को पीएम चुन लेता है। ठीक है? राज्यपालों की नियुक्ति करता है। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। ठीक है? आप इनको आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। ठीक? इसमें नोट करने वाला जो मेरी तरफ से पॉइंट है मोस्ट इम्पोर्टेंट, वो ये है कि राज्यसभा के लिए 12 लोगों को मनोनीत करता है। तो राज्यसभा में कितने लोग? 12 सदस्य। इन 12 सदस्यों को नॉमिनेट करता है राष्ट्रपति। ठीक है? और वो किस क्षेत्र से आते हैं, जब हम राज्यसभा पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊँगा कि राष्ट्रपति नॉमिनेट करता है 12 लोगों को, तो वो 12 लोग किस क्षेत्र से होने चाहिए। इसके बारे में जब हम राज्यसभा पढ़ेंगे तब आपको प्रॉपर तरीके से बताएँगे। ठीक है? दूसरा, लोकसभा में अभी तक 2 आंग्ल भारतीय नॉमिनेट किए जाते थे राष्ट्रपति के द्वारा।
लेकिन अब उसको बंद कर दिया गया है। यानी उसके लिए अब प्रावधान हमारे संविधान में नहीं है। यानी अब हम लोकसभा में आंग्ल भारतीय और विधानसभा में आंग्ल भारतीयों का नॉमिनेशन नहीं करेंगे। ठीक है? ये रही बात शांतिकालीन अधिकार के कार्यपालिका अधिकार की। ठीक है? इसके बाद व्यवस्थापिका अधिकार। जैसे कि इसमें व्यवस्थापिका अधिकार में क्या आता है? जैसे कि संसद का अधिवेशन बुलाना, जब कोई भी पार्टी अगर चुनाव जीत करके सत्ता में आती है, तो फिर उसका अधिवेशन बुलाना और उसका सत्रावसान करना, ठीक है? और चाहे तो पीएम की सलाह पर लोकसभा को क्या कर सकता है? विघटित कर सकता है। राष्ट्रपति, पीएम अगर सलाह दे दे कि लोकसभा को विघटित कर दीजिए, तो वहाँ पर तुरंत लोकसभा विघटित हो जाएगी। देखिए, राज्यसभा को कभी भी विघटित नहीं किया जा सकता, लोकसभा को किया जा सकता है और पीएम की सलाह पर। व्यवस्थापिका अधिकार के अंतर्गत ही संसद द्वारा पास विधेयकों पर साइन करके राष्ट्रपति कानूनी रूप प्रदान करता है। कोई भी विधेयक है, मान के चलिए कि एक कोई बिल आता है और वो बिल तब तक कहलाता है जब तक कि वह राष्ट्रपति द्वारा साइन नहीं कर दिया जाता। कोई भी अगर बिल है, वो बिल लोकसभा से पास हो चुका हो और राज्यसभा से भी पास हो चुका हो, तब तक बिल रहेगा। फिर जब वो राष्ट्रपति के पास पहुँचेगा तो उस पर साइन किए जाएँगे और राष्ट्रपति उस पर जैसे ही साइन कर देंगे, तभी वो क्या बन जाएगा? एक्ट बन जाएगा। ठीक है? तो एक अधिकार ये भी हो गया कि संसद द्वारा पास बिल पर साइन करके उसको कानूनी रूप देता है। कौन देता है? राष्ट्रपति। ठीक है? और दूसरा कि अगर संसद का अधिवेशन नहीं चल रहा हो, मान के चलिए कि एक समय है कि संसद का अधिवेशन चल ही नहीं रहा है। अब इस कंडीशन में ज़रूरत है कि उस समय एक कानून होना चाहिए। उस समय की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है कि कानून की व्यवस्था होनी चाहिए। उस समय पर राष्ट्रपति क्या करता है? मंत्रिपरिषद की सलाह पर एक अध्यादेश जारी करता है। अब ये अध्यादेश के बारे में मैंने आपको लास्ट लेक्चर्स में बता दिया है कि अध्यादेश क्या होता है। अब जब ये अध्यादेश लागू कर दिया जाता है, अब इसके बाद कभी न कभी तो अधिवेशन चलेगा। तो अधिवेशन जैसे ही स्टार्ट होगा, अब वो कभी भी हो सकता है अधिवेशन, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, ठीक है? अगर वो 3 महीने बाद अधिवेशन स्टार्ट होता है, तो उसके अधिवेशन स्टार्ट होने के 6 सप्ताह तक यह बनाया हुआ अध्यादेश प्रभावी रहता है। यानी अध्यादेश की जो समय सीमा है, वो तब तक है, जब तक कि अधिवेशन स्टार्ट न हुआ हो। अधिवेशन स्टार्ट हो गया और उसके बाद 42 दिन तक या फिर 6 सप्ताह तक प्रभावी वो रहेगा। अगर उस पर उसको पूरी तरीके से पास करके विधेयक बना दिया जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है। और अगर ऐसा नहीं होता कि उस पर कोई भी कार्यवाही नहीं की जा रही है, तो ऑटोमेटिकली वो 6 सप्ताह बाद राष्ट्रपति द्वारा बनाया गया अध्यादेश समाप्त हो जाएगा। ठीक है? अध्यादेश के बारे में आपको समझ में आ गया। कब तक प्रभावी रहता है? ये रहता है अधिवेशन के स्टार्ट होने के 6 सप्ताह तक। अब अधिवेशन कब स्टार्ट होता है? इसकी कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है। हालाँकि साल में 2 अधिवेशन होने चाहिए। ऐसा हम जब पढ़ेंगे आगे तो उनमें मेंशन कर रखा है कि होनी चाहिए। लेकिन मैं आपको इस तरीके से बता रहा हूँ कि अगर अधिवेशन होता ही नहीं है और अधिवेशन की कोई समय सीमा निश्चित नहीं है और जब भी अधिवेशन होगा, तब से 42 दिन तक ये अध्यादेश क्या रहेगा? प्रभावी रहेगा। ठीक है? इससे आपको ये कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए कि अध्यादेश सिर्फ़ 42 दिन यानी 6 सप्ताह तक ही प्रभावी रहता है। नहीं, अधिवेशन के बाद 6 सप्ताह तक प्रभावी रहता है। अब अधिवेशन जब स्टार्ट हुआ उससे पहले कितना समय मिला, वो एक अलग मैटर है। हो सकता है कि 3 महीने का टाइम, हो सकता है कि 20 दिन का टाइम, जो भी समय मिलता है, तो उसको हम ऐड कर देंगे 6 सप्ताह में, ठीक है? इसी में व्यवस्थापिका अधिकार के अंतर्गत दोनों सदनों के समक्ष उद्घाटन भाषण भी राष्ट्रपति देता है, ठीक है? अब कुछ पॉइंट्स हैं, मैंने जैसे आपको बताया, आप अपनी सुविधा अनुसार इनको नोट कर सकते हैं। मेन पॉइंट मुझे जो लगता है, बाकी इनके बारे में आगे और भी ज़िक्र होगा, तब हम इसको और प्रॉपर तरीके से नोट करते चलेंगे। अभी मुझे लगा कि राज्यसभा में जो 12 सदस्य नॉमिनेट किए जाते हैं, ये नोट करने लायक पॉइंट है। ठीक है? तो ये हमने नोट कर लिया। अगर आपको लगता है और भी चीज़ें नोट करने लायक हैं, जैसे कि बहुमत दल का नेता जो होगा, उसी को तो पीएम नियुक्त करेंगे राष्ट्रपति, तो इसमें नोट करने वाली बात तो नहीं है। ठीक है? और पीएम की सलाह पर ही अन्य मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है, ये भी बात नोट करने लायक नहीं है। राज्यपालों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। चलिए इसको नोट कर लीजिए। राज्यपालों की नियुक्ति, ठीक है? जैसे कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, हाई कोर्ट,
सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, ठीक है। भारत का महान्यायवादी। जब हमारा राष्ट्रपति कंप्लीट होगा उसके बाद हम उपराष्ट्रपति पढ़ेंगे और उसके बाद हमें भारत का महान्यायवादी ही पढ़ना है, तो आपको महान्यायवादी समझ में आ जाएगा। महान्यायवादी, ठीक है। जैसे कि कैग है, इन सब की नियुक्ति, जैसे राजदूत हैं, निर्वाचन आयोग है, ये सब मैंने आपको बता दिए हैं। ये सब की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ये तो रहे इसके व्यवस्थापिका अधिकार और कार्यपालिका अधिकार। संकटकालीन भी मैंने आपको बता दिया है कि इन आर्टिकल्स के तहत अगर देश पर कोई विपत्ति आती है या राज्य पर कोई विपत्ति आती है, तो वो अधिकार जब इस्तेमाल करता है, उस अधिकार को ही हम संकटकालीन अधिकार कहते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर हम देखें वित्तीय अधिकार का क्या है, ये वाला वित्तीय अधिकार है 360 के अंतर्गत। इसमें क्या-क्या होता है? वित्तीय अधिकार के अंतर्गत 360 भी आएगा और भी पॉइंट आएंगे, जैसे वित्तीय अधिकार में क्या-क्या अधिकार राष्ट्रपति को हैं? वित्तीय अधिकार, देखिए वित्तीय अधिकार में क्या-क्या है? जैसे हमारे देश में एक वित्तीय वर्ष होता है, आप नई साल मनाते हैं 1 जनवरी को, लेकिन वित्तीय वर्ष कब स्टार्ट होता है? अगर आपको पता है तो एक बार आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि फाइनेंशियल ईयर हमारे देश में कब स्टार्ट होता है, ठीक है। तो फाइनेंशियल ईयर के शुरुआत में वित्त मंत्री द्वारा वार्षिक आय व्यय विवरण, अब ये जो बात है, ये मैं बात कर रहा हूँ बजट की, तो आप याद रखेंगे कि संविधान में कहीं भी बजट शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है, वहां पर इस्तेमाल किया गया है वार्षिक आय और व्यय विवरण। देखिए खर्चे और इनकम इन दोनों के बारे में विवरण दिया गया है वार्षिक, इसी को हम बजट कहते हैं, सिंपल यही बजट होता है। लेकिन बजट शब्द का इस्तेमाल हमारे संविधान में नहीं किया गया है। तो इस बजट को संसद के सामने कौन पेश करवाता है? राष्ट्रपति करवाता है, तो इसका वित्तीय अधिकार हो गया, ठीक है। और इसके साथ साथ वित्त आयोग की नियुक्ति भी कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। और वित्त आयोग की सिफारिश पर ही केंद्र के बीच और राज्य के बीच जो टैक्सेस का बंटवारा होता है, वो भी राष्ट्रपति का एक अधिकार है। मतलब कि वित्त आयोग सिफारिश करता है कि केंद्र और राज्य के बीच में टैक्सेस कितने कितने बंटने चाहिए, ये सब वित्त आयोग सिफारिश करता है और वो राष्ट्रपति से करता है, तो राष्ट्रपति का एक और ये भी अधिकार हो गया, ठीक है ना। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, इसमें एक एक न्यायिक अधिकार क्या होता है? न्यायिक अधिकार, आप पॉइंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा समझा करिए, ठीक है? हर चीज़ को अगर आप नोट करेंगे, तो मुझे लगता है कि फिर बहुत ज़्यादा लेंथी आपके नोट्स बन जाएँगे, ठीक है? और कोशिश करिएगा कि आप नोट्स जो बनाते हैं, बहुत शॉर्ट में बनाएँ। हर चीज़ में इसको आप एक्सप्लेन करके लिखने की आवश्यकता नहीं है, फिर आप रिवीज़न करेंगे तो आपको दिक्कत आएगी। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा, राज्यसभा में 12 सदस्य, तो आप इसको और शॉर्ट में लिख सकते हैं, राज्यसभा ब्रैकेट 12 सदस्य, ठीक है? तो आप इसको याद कर पाएँगे ना? अब जब रिवीजन करेंगे तो आपको याद आ ही जाएगा कि राज्यसभा में 12 सदस्य नॉमिनेट किए जाते हैं। अब इसको पूरा सेंटेंस आप लिखेंगे तो इसमें समय भी लगेगा, ठीक है? फिर आपको थोड़ा-सा मतलब बोरिंग लगने लगेगा। अब हम देखते हैं न्यायिक अधिकार, वो क्या-क्या हैं? देखो, न्यायिक अधिकार के अंतर्गत ये हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, ये न्यायिक अधिकार होता है इसका। अगर किसी व्यक्ति को मृत्युदंड प्राप्त हो, तो उस अपराधी को या तो वो क्षमा कर सकते हैं या फिर उसकी क्षमा जो उसकी सज़ा है, उसको कम कर सकते हैं। ये इनको अधिकार होता है। या तो उसको पोस्टपोन्ड कर सकते हैं या उसको कम कर सकते हैं या फिर उसको माफ कर सकते हैं। तो ये इनके न्यायिक अधिकार हो गए, ठीक है। चलिए यहाँ तक आपने समझ लिया, राष्ट्रपति के अधिकार हमने समझ लिए हैं। अब हम आर्टिकल नंबर 65 के बारे में और थोड़ा सा चर्चा करते हैं, ये क्या होता है? आर्टिकल नंबर 65, देखिए आर्टिकल नंबर 65 के बारे में कहा गया है कि एक कार्यवाहक राष्ट्रपति, अब कार्यवाहक राष्ट्रपति कब होगा? जब मेन राष्ट्रपति नहीं होगा, तभी तो उसका कार्य संभालने के लिए कार्यवाहक राष्ट्रपति होगा, ठीक है ना। तो इस बात के बारे में जिक्र किया गया है आर्टिकल नंबर 65 में कि देश में कार्यवाहक राष्ट्रपति कब बनेगा। देखिए कब बनेगा, जब मेन राष्ट्रपति जो है, अगर उसकी मृत्यु हो जाती है अचानक से, ठीक है, अगर वो अपना पद त्याग कर देता है, यानी रिजाइन कर देता है, या फिर उसको महाभियोग लगा करके हटा दिया जाता है, हटाए जाने पर, या फिर और भी कोई कंडीशन हो सकती है, या वो अपना इस पद को संभालने में समर्थ नहीं है। अगर ऐसी कंडीशन आती हैं, तब क्या होगा कि उस राष्ट्रपति की जगह पर
कोई और व्यक्ति राष्ट्रपति पद को संभालेगा और वो व्यक्ति कौन होगा? पहला नंबर होगा उपराष्ट्रपति। देखिए, उपराष्ट्रपति को बनाया ही इसीलिए गया है कि ज़रूरत पड़ने पर वो राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन करे। हालाँकि उपराष्ट्रपति अपना काम राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में करता रहता है, ठीक है? जैसे ही ज़रूरत पड़ती है कि राष्ट्रपति अब मृत्यु हो गई है या कहीं चले गए हैं या मतलब वो समर्थ नहीं है अपने पद को सँभालने में, तब यही राज्यसभा के जो पदेन सभापति हैं, यही इस पद पर आकर आसीन हो जाते हैं, ठीक है? तो उपराष्ट्रपति पद का सिर्फ़ इतना सा ही काम है। हालाँकि अगर हम सैलरी की बात करें, तो उपराष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति पद की सैलरी मिलती ही नहीं है। उपराष्ट्रपति को तो राज्यसभा के पदेन सभापति होने की सैलरी मिलती है और वही काम वो रेगुलर करते हैं, ठीक है ना? लेकिन ज़रूरत पड़ने पर वो राष्ट्रपति बन जाते हैं, ठीक है? अगर ऐसी कंडीशन में राष्ट्रपति की मृत्यु होती है, पदत्याग कर देते हैं या उनको हटा दिया जाता है या वो अपने कार्य को करने में असमर्थ होते हैं, इस कंडीशन में उपराष्ट्रपति क्या करते हैं? राष्ट्रपति के कार्यों का वहन करते हैं, ठीक है? तो उपराष्ट्रपति बनेंगे। इसके अलावा हमारे संविधान में और कोई उपबंध दिया ही नहीं गया। इसके अलावा हमारे संविधान में कोई भी उपबंध नहीं है कि भाई अगर मान के चलिए राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है और फिर उसके बाद उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति बन जाते हैं और किसी कारणवश उपराष्ट्रपति भी राष्ट्रपति के पद को संभालने में असमर्थ हों या फिर उनकी मृत्यु हो जाए या वो भी रिजाइन कर दें। बात समझ रहे हैं? मिस हैपनिंग अगर कोई हो जाती है, अब इस कंडीशन में क्या होगा? फिर कौन बनेगा? अब भाई मेन वाले राष्ट्रपति थे वो भी चले गए और उपराष्ट्रपति थे ये भी चल दिए। तो अब कौन राष्ट्रपति बनेगा? इसके बारे में ज़िक्र हमारे संविधान में कहीं नहीं है। तो फिर आप कहेंगे कि भाई नहीं, ऐसा तो आपने सुना होगा कि नहीं, ऐसा कई बार हुआ है कि उपराष्ट्रपति भी नहीं थे, तो फिर किसी और को बनाया गया था। तो मैं आपको बताऊँगा। देखिए, ऐसी कंडीशन में संविधान में तो कोई उल्लेख नहीं किया गया, लेकिन इसके लिए एक अधिनियम पास किया गया था संसद में और ये संसद में बहुत समय बाद पास किया जाता है हमारे देश को आज़ाद होने के। ये कब किया जाता है? 1969 में एक अधिनियम पास किया जाता है जिसको हम राष्ट्रपति राष्ट्रपति अधिनियम 1969 के नाम से जानते हैं। अब राष्ट्रपति मतलब इसमें ब्रैकेट में आप लिखिए राष्ट्रपति का क्या? कृत्यों का निर्वहन। ये एक्ट जो है संसद में पास किया गया और संसद में पास करके बनाया गया कि भाई अगर ऐसी कंडीशन कभी आती है, तो हम क्या करेंगे? हमारे देश का जो सीजेआई होगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत का मुख्य न्यायाधीश, उसको हम राष्ट्रपति बना देंगे और वो राष्ट्रपति क्या कहलाएगा? कार्यवाहक राष्ट्रपति। तो कार्यवाहक राष्ट्रपति फिर कौन बन सकता है? अगर ऐसी कंडीशन हो जाती है कि राष्ट्रपति भी नहीं है और उपराष्ट्रपति भी नहीं है, तो फिर मुख्य न्यायाधीश। तो फिर याद रखेंगे इसमें सीजेआई, सीजेआई बनेगा कार्यवाहक राष्ट्रपति। लेकिन अगर ऐसी कंडीशन भी आ जाए कि भाई सीजेआई भी अवेलेबल ना हो या उनके साथ में भी कुछ ऐसी कंडीशन बन जाए या वो पद को संभालने के लिए सक्षम ना हो या वो उस पद संभालना ना चाहते हों, तो ऐसी कंडीशन आने पर फिर क्या किया जाएगा? तो फिर वरिष्ठ न्यायाधीश जो भी होगा सुप्रीम कोर्ट का, अब वरिष्ठ न्यायाधीश का मतलब न्यायालय में सुप्रीम कोर्ट में इस समय 33+1 न्यायाधीश हैं और इस समय सभी सीटें फुल हैं। अभी हाल ही में करेंटली 9 जजेस को इसमें नियुक्त किया गया है, तो पूरी सीटें कंप्लीट कर ली गई हैं फिलहाल। अब कंप्लीट हैं तो 33 हमारे पास ऐसे बचते हैं, जिनमें से कोई ना कोई वरिष्ठ होगा। भाई एक सबसे छोटा होगा, एक उससे बड़ा होगा। मतलब कि सब एक ही दिन के, एक ही बराबर के तो नहीं होंगे। तो सभी लोग अगर हम देखें तो सबसे वरिष्ठ वाले को फिर हम प्रायोरिटी देंगे और अगर ये भी अवेलेबल नहीं है, तो इससे फिर इसके अलावा जो वरिष्ठ होगा, उसको प्रायोरिटी देंगे। ये भी अवेलेबल नहीं है, तो उसके अलावा जो होगा, उसको प्रायोरिटी देंगे। हालाँकि ऐसी कंडीशन कभी नहीं आ सकती। जनरली हमारे भारत में सीजीआई तक ही मामला रहा है। ठीक है? मैं आगे आपको बताऊँगा। ये तो हमने यहाँ तक अधिकार और ये सबको समझ लिया है, ठीक है? अब हम देखते हैं कि हमारे देश में जो भी राष्ट्रपति रहे हैं, वो कौन-कौन रहे हैं और कब से कब तक रहे हैं और उनकी क्या-क्या मुख्य उपलब्धियाँ रही हैं, उनके बारे में हम समझेंगे। जिसमें कि क्वेश्चन अक्सर बनते हैं, यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं क्योंकि यहाँ पे देखिए आपको कई पॉइंट्स मिल जाएँगे, पॉलिटी के भी पॉइंट्स मिलेंगे आपको, साथ ही साथ आपको इसमें स्टैटिक भी मिलेगा, ठीक है ना? तो आप इसको नोट डाउन करिएगा, मैं आपको मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ें बताता चलूँगा। देखिए सबसे पहले राष्ट्रपति बनते हैं राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के देखिए कार्यकाल तो 2 रहे हैं।
लेकिन इससे पहले भी 2 कार्यकाल से पहले भी राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। क्योंकि जब मैंने आपको शुरुआत में पढ़ा था कि 24 जनवरी 1950 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रपति को चुन लिया गया कि हमारे देश के पहले राष्ट्रपति होंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है? चुन लिया गया? ठीक है। उसके बाद चुनने के बाद फिर क्या होता है कि हमारे देश में ये अंतरिम राष्ट्रपति बन जाते हैं। अंतरिम राष्ट्रपति बनने के बाद फिर इनका चुनाव होता है। ठीक है? अब चुनाव जब होता है तो वो चुनाव होता कब है? वो होता है, हमारे देश में चुनाव हुआ था 2 मई 1952 को, 1952 को। यानी इसमें राष्ट्रपति को निर्वाचक मंडल द्वारा चुन लिया गया। अब निर्वाचक मंडल क्या है, ये मैंने अभी लास्ट लेक्चर में आपको बताया है। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन-कौन शामिल होता है? संसद होती है और विधान मंडल होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्या मैटर है कि यहाँ पर ये इस तरीके से चुने जा रहे हैं और जब यहाँ पर भी चुने गए। देखिए 24 जनवरी 1950 को जब चुने गए थे, तब ये निर्वाचक मंडल के द्वारा नहीं चुने गए थे। तब ये चुने गए थे संविधान सभा के द्वारा। और जैसा कि आप जानते हैं कि 26 जनवरी 1950 से हमारे देश में पूरी तरीके से संविधान लागू हो गया। तो संविधान सभा का जो कार्यकाल रहा, जो समय रहा, उसी समय में राष्ट्रपति का चुनाव कर लिया गया। तो राष्ट्रपति को चुना किसने सबसे पहले? संविधान सभा ने। और संविधान सभा ने कब चुना? 24 जनवरी 1950 को। ठीक है? तो ये समय 1950 से लेकर के 1952 तक का ये समय रहता है अंतरिम राष्ट्रपति के रूप में। उसके बाद फिर इनको निर्वाचित किया जाता है। तो इनके 2 कार्यकाल से पहले 1 कार्यकाल और हो गया ना। मेनली हम इसमें मुख्यतः हम इसमें ये कार्यकाल को ही याद रखेंगे क्योंकि 2 कार्यकाल इसमें अक्सर पूछ लिए जाते हैं कि कितने कार्यकाल रहे हैं, तो 2 कार्यकाल रहे हैं। एक अंतरिम के रूप में और 2 निर्वाचक मंडल के द्वारा जब चुने गए, इनके रूप में। ठीक है? चलिए, कोई बात नहीं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। ठीक है? तो राजेंद्र प्रसाद के 2 कार्यकाल, एक तो है 26 26 जनवरी 1950 से लेकर के, और इसी में मैं आपको वही पॉइंट ऐड करके बता दे रहा हूँ कि ये 1957 तक रहते हैं क्योंकि 1952 तक दोबारा से रहता है, निर्वाचन होता है। ठीक है? उसके बाद में फिर से ये दोबारा निर्वाचन होते हैं और उसके बाद 1957 से लेकर के 1962 तक रहते हैं। तो 2 कार्यकाल हो गए ना, ये और इससे पहले का भी एक ये वाला। चलिए, ये आई होप आपको ये वाली बात समझ में आ गई होगी। ठीक है? इसमें याद रखने वाली चीज़ एक बात और है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिहार से थे। ये बात आपको याद रखनी है। मैं इसको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कई एग्ज़ाम्स में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहाँ के निवासी थे? तो ये थे बिहार के। बिहार में एक सिवान जिला लगता है, उसमें एक गाँव है जीरादेई, वहाँ के ये रहने वाले थे। ठीक है? इसके साथ-साथ इन्होंने कांग्रेस की 2 बार अध्यक्षता भी की। इनको भारत रत्न भी मिल चुका है। भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को मिल चुका है। इसीलिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या कहते थे? देश रत्न, देश रत्न, देश रत्न कहा जाता था। इनको राजेंद्र बाबू भी कहते थे। अब देश रत्न कहा जाता था तो देश रत्न मिला कब इनको? ये मिला 1962 में। ठीक है? राष्ट्रपति का कार्यकाल पूरा होने के, यहाँ तक आई होप आपको बात क्लियर होगी। अब इनकी कुछ महत्वपूर्ण बुक्स हैं, जिनके बारे में आपको याद रहना चाहिए। देखिए, याद तो आपको सब कुछ ही रहना चाहिए। अगर आप वाक़ई में सिलेक्शन लेना चाहते हैं, तो सब कुछ आपको याद करना पड़ेगा। ये तो मजबूरी है। अब इनके बुक्स आप याद करिए और अगर आप याद नहीं कर सकते हैं, तो फिर सरकारी नौकरी का तो एक सपना ही रह जाता है। इसलिए आप देखिए, आप अपने माइंड पर प्रेशर मत लीजिए। आप एक बार इसको पढ़िए, कोई बात नहीं। नेक्स्ट टाइम फिर इसको एक बार पढ़ लीजिए, कोई बात नहीं। इस तरीके से आप 3, 4, 5 बार पढ़ लेंगे, आपके दिमाग में ये सब चीज़ें सेटल हो जाएँगी। आपको प्रेशर लेने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है? बहरहाल आप जब फर्स्ट टाइम पढ़ें, तो आप चीज़ों को समझें ज़रूर। इनका कॉन्सेप्ट ज़रूर समझें कि राष्ट्रपति बनता कैसे है, राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, राष्ट्रपति को हटाया कैसे जाता है। अगर आप इन सब चीज़ों को कॉन्सेप्ट वाइज़ एक बार समझ लेते हैं और उसके बाद रिवाइज़ करते रहते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं आती है। अब बिना समझे ही आप रिवाइज़ मतलब पढ़ लिए और निकल लिए न्यूज़पेपर की तरह, तो फिर आपको याद भी नहीं रहेगा। ठीक है ना? इनकी बुक्स कौन-कौन सी हैं? तो देखिए, बुक्स हैं इंडिया डिवाइडेड। इंडिया डिवाइडेड इनकी बुक है। महात्मा गांधी एंड बिहार, बापू के कदम, ये सब इनकी किताबें हैं। महात्मा गांधी एंड बिहार।
बापू के कदम, ये सब इनकी किताबें हैं। अच्छा, इन्होंने एक ऑटोबायोग्राफी भी लिखी है, ऑटोबायोग्राफी। अब ऑटोबायोग्राफी तो आप समझते ही होंगे, ऑटो मतलब खुद से लिखना, बायोग्राफी मतलब खुद की जीवनी खुद से लिखना, वही ऑटोबायोग्राफी है। और कहीं पर आपको शब्द मिलता है बायोग्राफी, तो वो किसी के भी द्वारा लिखी गई हो सकती है, किसी अन्य व्यक्ति द्वारा लिखी गई बायोग्राफी, किसी के जीवन के बारे में लिखना। और ऑटोबायोग्राफी अपने जीवन के बारे में खुद लिखना। ये ऑटोबायोग्राफी है इनकी राजेंद्र प्रसाद के नाम से, खुद का नाम ही इनकी ऑटोबायोग्राफी है, राजेंद्र प्रसाद। ये इन्होंने 1947 में लिखी है। ठीक है, याद रखेंगे ये किताब का नाम ये नहीं है, राजेंद्र प्रसाद ही सिर्फ किताब का नाम है। ठीक है, तो हमने राजेंद्र प्रसाद से बनने वाले लगभग सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को देख लिया है। जैसा कि इसमें ये भी बात हमने समझ ली है कि 1950 से लेकर 1962 तक रहे, तो देखिए लंबा कार्यकाल रहा है कि नहीं। तो सबसे लंबा कार्यकाल किसका रहा है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। ठीक है, भारत रत्न इनको मिल चुका था, तो भारत रत्न के बारे में आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए के बाद सेकंड नंबर के राष्ट्रपति पे चलते हैं। और सेकंड नंबर के राष्ट्रपति हैं आपके, सेकंड नंबर, इनका नाम है सर्वपल्ली राधाकृष्णन। राधाकृष्णन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन स्टार्ट करते हैं अपना कार्यकाल 13 मई से। अभी देखिए आप कि जो भी राष्ट्रपति बनेंगे वो 13 मई से बनेंगे, यानी नया कार्यकाल 13 मई से स्टार्ट होगा। ये अभी आने वाले कुछ ही राष्ट्रपति तक रहता है। लेकिन आज की डेट में अगर आप पूछें कि राष्ट्रपति अपने पद पर नया कार्यकाल कब शुरू करते हैं, तो मेरा जवाब होगा 25 जुलाई। नया कार्यकाल 25 जुलाई को होता है। अभी रामनाथ कोविंद का जो कार्यकाल है वो 25 जुलाई 2022 तक का है। और ये पद, यानी राष्ट्रपति का पद, थोड़े से समय के लिए भी खाली नहीं छोड़ा जा सकता। इसीलिए जिस दिन इनका कार्यकाल पूरा होगा उसी दिन, सेम डे, दूसरा राष्ट्रपति अपना कार्यकाल शुरू कर देगा। तो मतलब 25 जुलाई को ही दूसरा कार्यकाल शुरू हो जाएगा किसी अन्य राष्ट्रपति का, या फिर इन्हीं का, अगर यही दोबारा निर्वाचित होकर के आते हैं तो। 25 जुलाई को नया कार्यकाल शुरू होने जा रहा है 2022 में। ठीक है, अब ये कंडीशन जो 25 जुलाई की है, ये कब से है? ये है नीलम संजीव रेड्डी राष्ट्रपति रहे हैं, उनके समय से 25 जुलाई का समय चलता आ रहा है। ठीक है, अब सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बारे में हम पढ़ रहे हैं 13 मई, तो 13 मई से लेकर के 1962 से लेकर के ये 1967 तक रहते हैं। ठीक है, और इसमें सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बारे में मुख्य बातें ये हैं कि ये पहले उपराष्ट्रपति भी रहे हैं, यानी भारत के पहले उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो कि आगे चल के दूसरे नंबर के क्या बनते हैं? राष्ट्रपति बनते हैं। ठीक है, इनका जन्मदिन जो है 5 सितंबर को है, मतलब 5 सितंबर को रहा है। देखिए, इनके जन्म दिवस पर 5 सितंबर, और इस 5 सितंबर को ही हम शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। शिक्षक दिवस। लगभग 45 साल तक इन्होंने एज ए टीचर काम किया था सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने, तो ये टीचर थे। और इनका जन्म होता है 5 सितंबर को, इसीलिए इनके जन्म दिवस पर शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, जिसको आप जानते हैं आजकल यूजीसी के नाम से, शायद देखा हो, सुना हो यूजीसी नेट के बारे में। और यूजीसी जो आज की डेट में है, ये पहले था विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, यानी यूनिवर्सिटीज एजुकेशन कमीशन, ये आयोग यूईसी। यूईसी की स्थापना डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने की थी। ठीक है, जो कि आज हम जानते हैं यूजीसी के नाम से, ये वही ग्रांट कमीशन है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम देखें तो इनको भारत रत्न भी मिला है। तो पहले अगर राष्ट्रपति में पूछा जाए कि भारत रत्न किसको मिला है, तो देखिए सबसे पहले मैंने आपको जब भारत रत्न पढ़ाए हैं तो उसमें मैंने बताया कि 3 लोगों को एक साथ भारत रत्न मिला था, जिसमें जिसमें सर्वपल्ली राधाकृष्णन को सबसे पहले आमंत्रित किया गया था। इसीलिए सर्वपल्ली राधाकृष्णन पहले प्राप्तकर्ता है भारत रत्न के। तो इनको भारत रत्न मिला है 1954 में, यानी राष्ट्रपति बनने से पहले ही मिल गया इनको। ठीक है, जबकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति बनने के बाद मिला था। ठीक, इसके अलावा अगर हम देखें कि बीएचयू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के ये कुलपति भी रहे हैं, आंध्र प्रदेश यूनिवर्सिटी के भी कुलपति रहे हैं। ठीक है, इनको दार्शनिक राजा के नाम से भी जानते हैं, दार्शनिक राजा। अच्छा, एक बात इनके बारे में बहुत महत्वपूर्ण है, वो ये
कि भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद सबसे पहली बार सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने ही किया था। इसका भगवत गीता का, भगवत गीता, इसका अंग्रेजी अनुवाद सबसे पहले किसने किया था? सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने। तो सर्वपल्ली से राधाकृष्णन से बनने वाले लगभग सभी सवाल यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं। अब थर्ड नंबर के राष्ट्रपति देखते हैं, तीसरे, और तीसरे राष्ट्रपति हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन। इनके बारे में नाम से आपको क्लियर पता चल रहा है, प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति, ठीक है। और इनका कार्यकाल रहता है वही 13 मई से स्टार्ट होगा 1967 से 1969 तक। और ये 1969 में 13 मई कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, उससे पहले ही इनकी मृत्यु हो जाती है। मतलब कि ये कार्यकाल के दौरान मृत्यु होने वाले पहले राष्ट्रपति हैं। ऐसे पहले राष्ट्रपति जिनकी कार्यकाल के दौरान ही मृत्यु हो गई। तो ये जो सीरीज चली आ रही थी 13 मई से 13 मई तक, 13 मई से 13 मई तक, ये टूट जाती है। अब कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाना पड़ेगा मजबूरन। तो इनके बारे में और समझते हैं। प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति हो गए, और ये दूसरे उपराष्ट्रपति भी रहे हैं, जैसा कि पहले सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, दूसरे डॉक्टर जाकिर हुसैन भी रहे हैं। इससे पहले ये बिहार के राज्यपाल, बिहार के राज्यपाल भी रहे हैं। ये बिहार के राज्यपाल का टाइम इनका था 1957 से लेकर के 62 तक, ये राज्यपाल के, सॉरी, बिहार के राज्यपाल रहे थे, ठीक है। 1963 में इनको भारत रत्न दिया गया, भारत रत्न। और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एएमयू, एएमयू के कुलपति भी रहे हैं ये डॉक्टर जाकिर हुसैन, ठीक है। इनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई। तो पद पर रहते हुए मृत्यु होने वाले पहले राष्ट्रपति कौन हैं? डॉक्टर जाकिर हुसैन। और सबसे कम अवधि का इनका कार्यकाल रहा है, देखिए 1967 से लेकर के 1969 तक का। तो सबसे कम अवधि, सबसे कम। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, 3 राष्ट्रपति के बाद में जब इनकी अचानक से मृत्यु हो जाती है, तब यहाँ अब कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाए जाएंगे, ठीक है। तो अब आपको ये बात इंपॉर्टेंट बना करके नोट करनी है कि अब हम कार्यवाहक राष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, कार्यवाहक राष्ट्रपति, और कार्यवाहक राष्ट्रपति का पद सबसे पहले संभालते हैं वीवी गिरी। तो आपसे अगर पूछा जाए कि पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन है, तो वीवी गिरी। और वीवी गिरी 3 मई को बनाए जाते हैं 1969 से लेकर के 20 जुलाई 1969 तक ये रहते हैं। तो पहली बात तो यही हो गई कि पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति हो गए, ठीक है। इसके बाद क्या होता है कि ये रेजिग्नेशन दे देते हैं। तो मजबूरन अब राष्ट्रपति पद भी खाली हो गया और उपराष्ट्रपति का भी पद खाली हो गया। अब क्या किया जाए? तो ऐसी कंडीशन में मैंने बताया कि एक एक्ट बनाया गया था, राष्ट्रपति अधिनियम, और उस एक्ट के तहत ये व्यवस्था की गई कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति में से दोनों में से कोई ना हो, तब हम सीजीआई को क्या कर देंगे? कार्यवाहक राष्ट्रपति बना देंगे। तो इस कंडीशन में दूसरे नंबर पे बनते हैं एम हिदायतुल्लाह, एम हिदायतुल्लाह, ठीक है। और ये रहते हैं 1969 से लेकर ही 24 अगस्त तक, और 20 जुलाई से स्टार्ट करते हैं ये 1969 से 24 अगस्त 1969 तक ही कार्यवाहक के रूप में काम करते हैं। तो बीबी गिरी ने त्यागपत्र दे दिया, जिसकी वजह से मौका मिला किसको? एम हिदायतुल्लाह को, जो कि सीजीआई थे। तो अब इसमें आपको पॉइंट डाल के लिखना है कि भारत के एकमात्र सीजीआई, एकमात्र सीजीआई जो कार्यवाहक राष्ट्रपति बने, ठीक है। कार्यवाहक राष्ट्रपति पहले नंबर के ये रहेंगे, दूसरे नंबर के ये रहेंगे। आगे चल के एक और राष्ट्रपति बनते हैं कार्यवाहक, उसके बारे में जब आएगा पॉइंट तब आपको बताएंगे। तो यहाँ तक कार्यकाल पूरा हो गया। इसके बाद ये वीवी गिरी ये निर्वाचित होकर के दोबारा से कार्यकाल में लौट आते हैं। कार्यवाहक बने थे पहले, अब ये क्या करते हैं? राष्ट्रपति निर्वाचित होकर के आते हैं। तो इन्हीं के बारे में आप पढ़ते हैं। फोर्थ नंबर के वीवी गिरी, ठीक है, 1969 से लेकर के 74 तक रहते हैं। पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति रहे, इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं, ठीक है। ये यूपी के, केरल के और मैसूर
मैसूर के राज्यपाल भी रहे थे, राष्ट्रपति बनने से पहले, ठीक है? और जैसा कि आगे हम उपराष्ट्रपति पढ़ेंगे, तो आपको बताएँगे कि वीवी गिरि वहाँ पर उपराष्ट्रपति पद पर भी रहे हैं, ठीक है? और इनको भी भारत रत्न मिला है, तो भारत रत्न इनको मिला है, भारत रत्न 1975 में, 1975 में इनको भारत रत्न मिलता है, ठीक है? और वीवी गिरि एकमात्र राष्ट्रपति हैं जो कि उपराष्ट्रपति भी रहे, कार्यवाहक राष्ट्रपति रहे और फिर निर्वाचित होकर के राष्ट्रपति बने, ठीक है? और हमारे देश में जो परमाणु परीक्षण हुआ था, और परमाणु परीक्षण आई थिंक 18 मई 1974 में हुआ था, 1974 में। तो इन्हीं का कार्यकाल चल रहा था 1974 का, देखिए। तो पहला हमारे देश में परमाणु परीक्षण जब होता है, और परमाणु परीक्षण का नाम क्या था? एक बार कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि परमाणु परीक्षण वो कौन-सा था हमारे भारत में सबसे पहला जब चलाया गया था? तो उस परमाणु परीक्षण का नाम क्या था? वो एक बार बताइए आप मुझे, ठीक है? इनके बारे में खासकर आपको याद रखना है कि ट्रेड यूनियन आंदोलन में, मूवमेंट में इनकी मुख्य भूमिका थी। ये बात कई बार पूछी गई है, ठीक है? अच्छा, एक बात इनके बारे में बड़ी इंटरेस्टिंग है कि ये एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति भी हैं जिनको व्यक्तिगत रूप से सुप्रीम कोर्ट में पेश किया गया था। क्यों? क्योंकि इन पर भ्रष्ट आचरण का आरोप था, और इसी का विवाद जब चला तो उसकी सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के सामने इनकी पेशी हुई थी। ये एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति हैं जिनको सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा था, यानी पेशी के लिए, ठीक है? और उस समय पे अध्यक्ष थे एसएस सीकरी, जिनके सामने इनकी पेशी हुई थी, ठीक है? तो इसमें शायद नोट करने की बात नहीं है, ये एक फैक्ट है जो कि आपको याद रखना है, ज़रूरी हो तो आप नोट कर सकते हैं, ठीक है? बीबी गिरी के बारे में हमने पढ़ लिया। बीबी गिरी के बाद अब हम 5th नंबर के फ़खरुद्दीन अली अहमद, फ़खरुद्दीन अली अहमद, इनके बारे में पढ़ते हैं। और ये 1974 से लेकर के 1977 तक रहते हैं। ये दूसरे ऐसे राष्ट्रपति हैं जिनका देहांत हो जाता है, किसमें? इनके कार्यकाल के दौरान ही। तो पहले कौन थे? पहले हमने पढ़े ज़ाकिर हुसैन, दूसरे हैं फ़खरुद्दीन अली अहमद। तो ये फ़खरुद्दीन अली अहमद की कार्यकाल के दौरान ही मृत्यु हो जाती है। और ज़ाहिर-सी बात है कि नाम से आपको पता चल ही रहा है कि पहले मुस्लिम अगर राष्ट्रपति पूछे जाते हैं तो डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन, अगर दूसरे पूछे जाते हैं तो फ़खरुद्दीन अली अहमद, ठीक है? हमारे देश में राष्ट्रीय आपात लगाया गया था, वो इन्हीं के कार्यकाल में लगा था, फ़खरुद्दीन अली अहमद के में, ठीक है? और हमारे देश में सर्वाधिक राष्ट्रपति शासन लगने का जो रिकॉर्ड है, वो इन्हीं के कार्यकाल का है। तो सर्वाधिक राष्ट्रपति शासन लगा था लगभग 39 टाइम्स, 39 बार राष्ट्रपति शासन। तो ये रिकॉर्ड बना है राष्ट्रपति शासन। सबसे ज़्यादा इन्हीं के समय पर राष्ट्रपति शासन लगा है, ठीक है? ये लोकसभा के सदस्य भी रहे हैं, असम से रहे थे ये। और हमारे देश में एक सबसे महत्वपूर्ण संविधान संशोधन माना जाता है 42वां, और 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। इस संशोधन को, ये इतना महत्वपूर्ण है कि इस संशोधन को हम मिनी संविधान यानी लघु संविधान भी कहते हैं। कितने संशोधन कर दिए गए थे। हालाँकि जब आपको संशोधन में पढ़ाऊँगा, तब आपको बताऊँगा कि कौन-कौन से संशोधन इसमें किए गए थे। अगर आपको थोड़ा-सा भी आइडिया है, तो आप एक बार कमेंट सेक्शन में ये बताइए कि इसमें कितने अनुच्छेद जोड़े गए, जिनको संशोधित किया गया, वो अनुच्छेद के नंबर्स क्या हैं? कितनी अनुच्छेद जोड़े गए थे इसमें, ठीक है? चलिए, चलिए राष्ट्रपति के बारे में और आगे देखते हैं। ये केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं फ़खरुद्दीन अली अहमद, ठीक है? जैसे कि खाद्य मंत्री, कृषि मंत्री, इस तरीके के पद इनके पास रहे हैं, ठीक है? अब इनकी कार्यकाल में मृत्यु हो जाती है, जिसकी वजह से अब क्या होगा? फिर से कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाए जाएँगे, क्योंकि इनकी अचानक से मृत्यु हो गई, इसीलिए। अब कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन बनते हैं? उनका नाम है बी.डी. जत्ती। तो यहाँ पर हम कार्यवाहक राष्ट्रपति, कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन बनेंगे? बी.डी. जत्ती, ठीक है? तो ये तीसरे नंबर के कार्यवाहक राष्ट्रपति हो गए, बी.डी. जत्ती। और इनका समय जो है 11 फरवरी से लेकर 25 जुलाई तक रहता है। अब यहाँ से 25 जुलाई का सीरीज़ शुरू हो जाएगी, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 11 फरवरी 1977 से लेकर 25 जुलाई 1977, यहाँ तक ये राष्ट्रपति पद पर रहते हैं, यानी कार्यवाहक राष्ट्रपति रहते हैं।
अब ये देखिए 25 जुलाई, इसी 25 जुलाई को नए राष्ट्रपति अपॉइंट हो जाएँगे, नए राष्ट्रपति का चुनाव हो जाएगा, उसके बाद फिर वो अगले राष्ट्रपति बनेंगे, फिर वो 25 को बनेंगे, फिर अगले बनेंगे वो 25 को, यानी 25-25 करते-करते अब तक हम 25 पर ही चल रहे हैं। और जब कार्यकाल पूरा होता है तो वो 25 से शुरू होता है और 25 पर ही खत्म होता है, मतलब 25 जुलाई। ठीक है? देखिए, कार्यवाहक राष्ट्रपतियों में सबसे लंबा कार्यकाल, कार्यवाहक की बात कर रहा हूँ मैं, कार्यवाहक राष्ट्रपतियों में सबसे लंबा कार्यकाल बीडी जत्ती का रहा है। कार्यवाहक राष्ट्रपति में सबसे लंबा कार्यकाल, ठीक है? सबसे लंबा कार्यकाल। और ये मुख्यमंत्री भी रहे हैं, मैसूर के पहले ये मुख्यमंत्री थे, ठीक है? अब इसके बाद हम छठे नंबर के जो पढ़ने जा रहे हैं, उनका नाम है नीलम संजीव रेड्डी। 6th नंबर के नीलम संजीव रेड्डी। जैसा कि मैंने बताया कि 25 जुलाई से स्टार्टिंग होगी, 25 जुलाई 1977 में बनते हैं और ये 25 जुलाई 1982 तक रहते हैं। अब जब भी हम आगे नोट करेंगे तो हम 25 जुलाई नहीं लिखेंगे, क्योंकि 25 जुलाई मैं बता रहा हूँ आपको, यहाँ से हर बार आपको 25 जुलाई ही देखने को मिलेगा, ठीक है? 1977 से, तो बार-बार लिखने की आवश्यकता नहीं है उसमें। भारत के छठे नंबर के राष्ट्रपति थे, अगर हम कार्यवाहक राष्ट्रपति को ना जोड़ें तो, ठीक है? छठवें नंबर के। नीलम संजीव रेड्डी यह संविधान सभा के सदस्य भी रहे थे, ठीक है? और ये आंध्र प्रदेश के पहले सीएम थे। आंध्र प्रदेश के पहले सीएम। जैसा कि हमने कई बार पढ़ा है, आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर बनने वाला सबसे पहला राज्य, और उस राज्य के पहले सीएम कौन हैं? नीलम संजीव रेड्डी, ठीक है? और सीएम जब रहे हैं ये, तो 2 बार रहे हैं वैसे तो। तो 1956 में बनाए गए थे, 60 तक रहे थे, उसके बाद ये 1962 से 64 तक रहे थे, ठीक है? और लोकसभा में अध्यक्ष भी रहे हैं, स्पीकर मतलब लोकसभा के 2 बार अध्यक्ष रहे हैं, लोकसभा। अच्छा, इनके बारे में एक महत्वपूर्ण बात ये है कि नीलम संजीव रेड्डी को निर्विरोध चुना गया था। मतलब कि इनके, जैसा कि मैंने आपको राष्ट्रपति जब बताया तो उसमें बताया कि अगर 3 प्रत्याशी हैं, जिनमें ए, बी और सी ऐसे करके हैं, तो यहाँ पर एबीसी का कंडीशन ही नहीं थी, यहाँ पर सिर्फ अकेले यही थे, नीलम संजीव रेड्डी, ठीक है? तो इनको निर्विरोध चुना गया, तो इनके बारे में ये बात महत्वपूर्ण है, निर्विरोध चुना गया। इनके बारे में ये बात आप याद रखना, क्योंकि ये बात इनकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जामिनर इनसे सवाल यही पूछता है ज़्यादातर कि निर्विरोध बनने वाले राष्ट्रपति कौन है? तो नीलम संजीव रेड्डी, ठीक है? और वैसे इनके बारे में ये भी है कि नीलम संजीव रेड्डी, अगर आपको याद रखना है कि निर्विरोध हैं, तो ये महिला नीलम और संजीव पुरुष, मेल और फीमेल, ये दोनों मिलकर के नीलम संजीव रेड्डी हैं। एक मैं जब जस्ट याद करने के लिए बता रहा हूँ आपको, जिससे आप याद रख पाएँ इसको, कि इनको निर्विरोध चुना गया है, ठीक है? और सबसे युवा ये राष्ट्रपति रहे हैं, अब तक के सबसे युवा राष्ट्रपति, सबसे युवा, ठीक है? नीलम संजीव रेड्डी तक हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम ज्ञानी जैल सिंह यानी 7th नंबर के चलते हैं। 7th नंबर के हैं ज्ञानी जैल सिंह। वही सेम चीज़, 25 जुलाई से स्टार्ट होंगे ये 1982 से, और 1987 तक चलेंगे, 1982 से 1987 तक, ठीक है? ज्ञानी जैल सिंह के कार्यकाल की खास बात ये है कि इनके सामने एक तो भारतीय पोस्ट ऑफिस संशोधन बिल हुआ था, ठीक है? ज्ञानी जैल सिंह के सामने एक बिल आया था, भारतीय पोस्ट ऑफिस संशोधन बिल, 1986 के लगभग ये आया था। इसमें इन्होंने पॉकेट वीटो इस्तेमाल की थी। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रखेंगे, भारतीय पोस्ट ऑफिस संशोधन बिल। भाई एक्ट तो तब होता ना जब बन जाता, साइन हो जाते, साइन नहीं किया इन्होंने, इन्होंने इस्तेमाल किया यहाँ पर 1986, इस्तेमाल किया पॉकेट वीटो, ठीक है? पॉकेट वीटो को इस्तेमाल किया, ऑफिस यानी ये भारतीय पोस्ट ऑफिस का संशोधन बिल था। यहाँ से कैसे गायब हो गया ये? भारतीय पोस्ट ऑफिस, ठीक है? ये बात आप याद रखेंगे इसमें। जैसा कि आपको पता चल रहा है कि सिंह ये सिख धर्म से थे, तो पहले सिख राष्ट्रपति हमारे देश के ज्ञानी जैल सिंह रहे हैं, ठीक है? उससे पहले राष्ट्रपति बनने से पहले ये गृह मंत्री भी थे, पंजाब के सीएम भी रहे थे, ठीक है?
और इनके कार्यकाल में इंदिरा गांधी और राजीव गांधी ये प्रधानमंत्री भी रहे हैं। और एक संशोधन और हुआ है, इसमें तो पॉकेट वीटो इस्तेमाल की गई थी, लेकिन ये संशोधन बिल दल बदल का था, को पास कर दिया था, तो एक्ट बन गया दल बदल विरोधी कानून। और ये संशोधन हुआ था 52वां संशोधन, इसको पास कर दिया गया था इन्हीं के कार्यकाल के समय की बात है। तो ज्ञानी जैल सिंह आपने समझ लिया, ज्ञानी जैल सिंह से संबंधित कोई भी पॉइंट अगर आपसे आता है तो पहली चीज़ तो यही है कि ये पहले सिख राष्ट्रपति थे और इन्हीं के समय पर इंदिरा गांधी और राजीव गांधी का कार्यकाल रहा है। बाकी मेन बात ये थी कि इन्होंने पॉकेट वीटो का इस्तेमाल किया था। ठीक है, 8वें नंबर के हम देखते हैं के रामास्वामी वेंकट रमन। वही सेम चीज़ 25 जुलाई से स्टार्ट होंगे 1987 से और 1992 तक। ये एक वकील थे और होम मिनिस्ट्री में ये डिफेंस मिनिस्टर भी रहे थे 1984 के लगभग, और उपराष्ट्रपति भी रहे हैं, 7वें नंबर के उपराष्ट्रपति। और जो आजकल नीति आयोग के नाम से जाना जाता है, ये पहले योजना आयोग हुआ करता था, योजना आयोग। योजना आयोग के उपाध्यक्ष, योजना आयोग के उपाध्यक्ष भी रहे हैं ये। ठीक है, और जो अब मत देने का जो अधिकार है आप लोगों का, वो है 18 वर्ष का। 18 साल के हो जाते हैं तो आप वोट दे पाते हैं ना। पहले ये 21 वर्ष का हुआ करता था, मतलब 21 साल का व्यक्ति या महिला या पुरुष 21 साल का ही वोट दे पाता था। ठीक है, तो इसके लिए संशोधन किया गया था 61वां संविधान संशोधन किया गया, जिसमें कि 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष मताधिकार को कर दिया गया। ठीक है, 8वां। 8वें के बाद अब हम 9वें नंबर के हैं शंकर दयाल शर्मा। शंकर दयाल शर्मा, वही सेम चीज़ 25 जुलाई 1992 से लेकर 25 जुलाई 1997 तक ये राष्ट्रपति रहेंगे। ठीक है, इन्होंने, शंकर दयाल शर्मा के सामने 4 प्रधानमंत्रियों का कार्यकाल रहा। और वो 4 प्रधानमंत्री कौन-कौन हैं? जैसे पीवी नरसिम्हा राव, अटल बिहारी वाजपेयी, इसमें बार-बार ये जो पॉइंट्स हैं कुछ गायब हो जाते हैं। आपके दिमाग से तो गायब नहीं हो रहे हैं ना? बस ये मेन पॉइंट है, आपके दिमाग से गायब नहीं होने चाहिए। मैंने यहाँ पर लिखा था शंकर दयाल शर्मा, ये गायब हो गया था। ये गायब अगर आपके दिमाग से हो रहे हैं, तब प्रॉब्लम की बात है। यहाँ से गायब होने में कोई दिक्कत नहीं है, ये एक टेक्निकल एरर हो सकता है। अटल बिहारी वाजपेयी के अलावा एचडी देवगौड़ा और इंद्र कुमार गुजराल, ये प्रधानमंत्रियों का कार्यकाल रहा है। किसके समय पर? शंकर दयाल शर्मा के समय पर। 4 लोगों का यहाँ पर मैंने लिखा है, शायद वो वापस से आ जाएगा। अगर नहीं आ रहा है तो मैं लिख देता हूँ अटल बिहारी। ठीक है, यहाँ से गायब होने से कोई दिक्कत नहीं है, आपके माइंड से गायब नहीं होना चाहिए। ये राज्यपाल भी रहे हैं शंकर दयाल शर्मा। खैर छोड़िए, राज्यपाल के बारे में इतना कोई महत्वपूर्ण बात नहीं है। ये बात इनकी है। बुक्स के बारे में देख लेते हैं, क्योंकि बुक्स हो सकता है पूछ ली जाए, इसलिए बुक्स हैं इनकी। एमिनेस्ट इंडियन, एमिनेस्ट इंडियंस, ये किताब है इनकी। जवाहरलाल नेहरू द मेकर ऑफ मॉडर्न कॉमनवेल्थ, ये इनकी एक किताब है। जवाहरलाल नेहरू द मेकर ऑफ मॉडर्न कॉमनवेल्थ। ठीक है, ये इनकी किताब है। एक संशोधन हुआ था इनके समय पर, पंचायती राज व्यवस्था विधेयक, ये इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। पंचायती राज व्यवस्था विधेयक, ये पास हुआ था। और कौन सा विधेयक था ये? 73वां संविधान संशोधन, ये पास हुआ था। ठीक है, के बाद 10वें नंबर के राष्ट्रपति, राष्ट्रपति नंबर 10 के आर नारायण। वैसे के आर नारायण का फुल फॉर्म तो आपसे नहीं पूछेगा, क्योंकि के आर नारायण हिंदी में भी लिख देता है और वो तरीके से
लिखते हैं। अगर कभी पूछ लेता है या कुछ कन्फ्यूज़ करने के लिए अगर कोई नाम दे देता है, तो आप नाम याद रख सकते हैं। के.आर. नारायण का जो फुल फॉर्म है, वो है कोच्चिरील रामन नारायण। 25 जुलाई से रहेंगे 1997 से 1997 से लेकर के 2002 तक रहेंगे। इनके बारे में मुख्य बात ये है कि ये पहले दलित राष्ट्रपति थे, प्रथम दलित, ठीक है? और ये जेएनयू के कुलपति भी रहे हैं। और ये पत्रकार भी रहे हैं। पत्रकार किस-किस के रहे हैं? बहुत इम्पोर्टेंट एक न्यूज़पेपर है। जब आप किसी अच्छे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होते हैं या इंग्लिश आपको बेहतरीन करनी होती है, अच्छे लेवल की इंग्लिश आपको करनी होती है, तो द हिंदू न्यूज़पेपर है, द हिंदू। अगर आप बैंकिंग वगैरह की तैयारी करते हैं या फिर ऐसे किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें इंग्लिश बहुत अच्छे लेवल की पूछी जाती है, तो द हिंदू का एडिटोरियल आता है 1 पेज, उसको आप पढ़ें, आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी होती जाएगी। द हिंदू में इन्होंने पत्रकारिता की है और मद्रास और टाइम्स ऑफ इंडिया है, टाइम्स ऑफ इंडिया में भी किया है इन्होंने, टाइम्स ऑफ इंडिया, इन सब में इन्होंने पत्रकारिता की है। अब हम 11वें नंबर के देखेंगे और इम्पोर्टेंट हैं 11वें नंबर के क्योंकि ये हैं एपीजे अब्दुल कलाम, एपीजे अब्दुल कलाम। वैसे तो इनका भी फुल फॉर्म नहीं पूछा जाएगा चूँकि जब हम बचपन में याद किया करते थे इनके फुल फॉर्म को और छोटी-छोटी जो किताबें आती थी उनमें इनका फुल फॉर्म दिया हुआ करता था। इनका फुल फॉर्म है अबुल पाकिर ज़ैनुल आबदीन अब्दुल कलाम, एपीजे अब्दुल कलाम, ठीक है? तो ये पहला तो इनके बारे में ये है कि ये पहले वैज्ञानिक राष्ट्रपति थे। इनको मिसाइल मैन, जनता के राष्ट्रपति बहुत लोकप्रिय थे। मैं आपको एक बात और बताऊँ पॉइंट कि देखिए जब भी सत्ता में अगर प्रधानमंत्री स्ट्रॉन्ग है, तो राष्ट्रपति की स्थिति थोड़ी-सी वीक होगी, ठीक है? और अगर प्रधानमंत्री कमज़ोर है, तो राष्ट्रपति की स्थिति स्ट्रॉन्ग होगी। मतलब कि अगर पीएम स्ट्रॉन्ग है, तो राष्ट्रपति कमज़ोर होगा। ये सामान्यतः देखा जाता है, ठीक है? इसमें ऐसा कोई लॉजिक नहीं है मतलब कि इसमें सिंपल सी बात ये है कि सत्ता जब रहती है और उसमें पीएम स्ट्रॉन्ग है, तो अपने सभी अधिकारों का पीएम इस्तेमाल करता है और चूँकि राष्ट्रपति उसको मानने के लिए बाध्य होता है, तो राष्ट्रपति को तो वही करना है, जो पीएम या उसका मंत्रिमंडल कहता है, ठीक है? तो इस समय पर पीएम की स्थिति क्या रही होगी? डाउन थोड़ी-सी रही होगी, जिसकी वजह से अब्दुल कलाम आज़ाद की स्थिति बहुत स्ट्रॉन्ग थी, ठीक है? अपने निर्णय खुद लिया करते थे ये। ठीक है, बाध्य है वो सब संवैधानिक चीज़ें हैं, लेकिन इनकी स्थिति कहीं न कहीं मजबूत थी और साथ में ये बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे, इनके बारे में तो जितना बताया जाए उतना कम है, ठीक है? बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे ये और ख़ासकर आपने कई जगह इनके बारे में बहुत अच्छी-अच्छी बातें सुनी होंगी, बहुत सी बुक्स, कोट्स, बहुत सारी इनके मोटिवेशनल स्पीच, है ना? बहुत सारी चीज़ें इनके बारे में बोली जाती हैं, ठीक है? और वाक़ई में ये एक इज़्ज़त पाने वाले एक व्यक्ति थे, जिनको दिल से लोग इज़्ज़त करते हैं। तो हमने बता दिया इनके बारे में कि प्रथम वैज्ञानिक राष्ट्रपति मिसाइल मैन के नाम से जाने जाते हैं और जनता के राष्ट्रपति। इस बीच में अभी आपने देखा कि अभी भारत रत्न अब बीच में मिलना बंद हो गया था। मतलब इन लोगों को नहीं मिला है। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि इनको भारत रत्न मिलता है। ठीक है? तो देखिए इनको भारत रत्न मिलता है 1997 में। तो आप इस बात को भारत रत्न और भारत रत्न कब मिलता है? जस्ट अ मिनट 1997 में। ये पॉइंट आप याद रखना है क्योंकि इनमें एग्ज़ाम में कभी पूछ लिया इस तरीके से क्योंकि भारत रत्न का अगर कभी सवाल आता है, तो एपीजे अब्दुल कलाम से संबंधित सवाल पूछ लेता है और ये कन्फ्यूज़ करने के लिए 1997 को नहीं डालता है और फिर आपसे मैच कराएगा तो फिर आप भूल जाएँगे। इसलिए आप याद रखें कि 1997 में भारत रत्न दिया गया था एपीजे अब्दुल कलाम को, ठीक है? इन्होंने मिसाइल बनाई थी अग्नि, पृथ्वी, है ना? और ये इसरो में जॉइन जब हुए थे तो 1963 में इन्होंने इसरो को जॉइन किया था। ये रक्षा मंत्रालय में रक्षा सलाहकार भी रहे हैं, वैज्ञानिक सलाहकार, भारत रत्न मिला। इसके अलावा इन्होंने बुक्स भी लिखी हैं बहुत सारी, जिनमें से कुछ मेन बुक्स मैं आपको बता देता हूँ। मेन बुक्स हैं जैसे कि इंडिया माय ड्रीम, इंडिया माय ड्रीम है। इन्होंने एक किताब और लिखी थी, इंडिया 2020 अ विज़न फॉर द न्यू मिलेनियम, इंडिया 2020। विंग्स ऑफ फायर ये इनकी ऑटोबायोग्राफी है, विंग्स ऑफ फायर। तो विंग्स ऑफ फायर तो आप विंग्स ऑफ फायर इसको तो आप ऐसे करके लिख लेना, विंग्स ऑफ फायर इनकी ऑटोबायोग्राफी, ठीक है? उसके बाद इन्होंने एक और किताब लिखी है, साइंटिस्ट टू प्रेसिडेंट, ठीक है? साइंटिस्ट टू प्रेसिडेंट। ये एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में मुख्य बातें हो गई, हालाँकि इनके बारे में तो जितना बताओ उतना ही कम है। अब 12वें नंबर के हम राष्ट्रपति देखेंगे और उसके बाद
2 राष्ट्रपति और रह जाएँगे, जिसमें सबसे लास्ट के होंगे रामनाथ कोविंद। 12वें नंबर के हैं, 12वें नंबर की राष्ट्रपति हैं, यहाँ की नहीं है तो प्रथम महिला आ जाएँगी, प्रतिभा देवी पाटिल। प्रतिभा देवी पाटिल। वही सेम चीज़ 25 जुलाई को जॉइनिंग करेंगी और 25 जुलाई 2012 तक रहेंगी, तो मतलब 2007 से लेकर के 2012 तक, ठीक है? प्रथम महिला राष्ट्रपति हैं। इससे पहले 2007 से पहले ये पहले राजस्थान की राज्यपाल थी। राजस्थान की राज्यपाल, ठीक है? और राज्यसभा की सदस्य भी रही हैं और राज्यसभा की उपसभापति रही हैं। ठीक है? इनके बारे में इतना ही काफ़ी है। 13वें नंबर के राष्ट्रपति देखते हैं प्रणब मुखर्जी। ये भी बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। क्यों अच्छे व्यक्ति हैं, अभी आपको समझ में आ जाएगा। वही सेम चीज़ 25 जुलाई को ज्वाइन करेंगे 2012 में और फिर रहेंगे 2017 तक, ठीक है? देखिए, ये 1984 में और 2009 में वित्त मंत्री रहते हैं। वित्त मंत्री। वित्त मंत्री के अलावा ये विदेश मंत्री रहते हैं। विदेश मंत्री 1995 के आसपास रहे थे ये, और इनको बेस्ट सांसद का अवार्ड भी मिला है। जब एपीजे अब्दुल कलाम को भारत रत्न मिला और उसी साल इनको 1997 में बेस्ट सांसद का अवार्ड मिला। के साथ-साथ ये योजना आयोग के उपाध्यक्ष भी रहे हैं, 1996 में रहे थे, 1991 से लेकर के 1996 तक रहे थे। इनको दूसरा नागरिक पुरस्कार यानी दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार 2008 में दिया गया था, पद्म विभूषण। पद्म विभूषण। पहला तो आपका भारत रत्न है 2008 में, ठीक है? अब क्या होता है कि ये मंत्री हों, विदेश मंत्री रहे हों या वित्त मंत्री रहे हों, ये कांग्रेस के मंत्री थे, कांग्रेस पार्टी से थे, ठीक है? जब भारत में बीजेपी की सरकार आई, तो बीजेपी की सरकार में राष्ट्रपति पद इन्हीं के पास था, तो राष्ट्रपति कौन हो गए? कांग्रेस के हो गए और सरकार किसकी हो गई? बीजेपी की हो गई। तो वर्चस्व किसका रहेगा? जो सत्ता में है, यानी बीजेपी का। लेकिन उसके बावजूद इनकी ट्यूनिंग यानी बीजेपी और प्रणब मुखर्जी की जो ट्यूनिंग है वो बहुत बेहतरीन रही है। और बहुत बेहतरीन रहने का कारण ये है कि कहीं न कहीं इनके अंदर बहुत सारी अच्छाइयाँ होंगी, जिसकी वजह से बीजेपी ने इनको बायकॉट नहीं किया और बीजेपी के शासनकाल में ही इनको भारत रत्न दिया गया। देखिए, नेता तो ये थे कांग्रेस के, लेकिन भारत रत्न जो देता है ना, वो मेन होता है प्रधानमंत्री। उसी के हाथ में होता है कि किसको देना है और किसको नहीं देना है। ठीक है? तो वो किसका है? वो बीजेपी का है, लेकिन नेता किसके हैं? कांग्रेस के हैं। तो इसीलिए ये बहुत अच्छे व्यक्ति रहे होंगे, इसी वजह से इनको भारत रत्न बीजेपी ने दिया और वो दिया 2019 में, ठीक है? तो अब हमने जितने भी राष्ट्रपति पढ़े हैं, उनमें से ये छठे नंबर के राष्ट्रपति हो जाएँगे जिनको भारत रत्न मिल रहा है। बस इन्हीं राष्ट्रपतियों को अब तक भारत रत्न मिला है, ठीक है? यहाँ तक तो बात आपकी क्लियर होगी। अब हम सबसे लास्ट जो अब करंट हमारे राष्ट्रपति हैं, उनके बारे में देख लेते हैं। हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। 14th नंबर के रामनाथ कोविंद। देखिए, अगर कार्यवाहक जोड़ दूँ तो ये 17वें नंबर के हो जाएँगे, लेकिन कार्यवाहक नहीं जोड़े जाते हैं, सामान्यतः है। तो अगर आपसे पूछता है कि किस नंबर के हैं, तो रामनाथ कोविंद 14वें नंबर के हैं। रामनाथ कोविंद हैं, मैंने राम कोविंद लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, वही सेम चीज़ है, 25 जुलाई को इनकी जॉइनिंग हुई है, 2017 और ये 25 जुलाई को इनका कार्यकाल पूरा हो जाएगा 2022 में, ठीक है? 2022 में या तो ये खुद निर्वाचित होंगे या फिर कोई और व्यक्ति होगा जो भारत का राष्ट्रपति बनेगा 25 जुलाई 2022 को, ठीक है? देखिए, यहाँ पर ये बात इम्पोर्टेंट है कि ये पहले बिहार के राज्यपाल थे और कब राष्ट्रपति बनने से जस्ट पहले 2015 से लेकर के 2017 तक, ठीक है? और यूपी से राज्यसभा में भी ये नॉमिनेट हुए थे और उत्तर प्रदेश के ये पहले राष्ट्रपति होंगे, यूपी से पहले राष्ट्रपति। अभी तक यूपी ने कोई भी राष्ट्रपति नहीं दिए थे, अब ये पहली बार होगा। इनका जो गाँव है वो कानपुर देहात के पास में लगता है। यूपी से पहले राष्ट्रपति, ठीक है? और दूसरे दलित हैं, पहले दलित हमने पढ़ लिए, दूसरे दलित, ठीक है? और इन्होंने वकालत भी की है, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में लगभग 16 सालों तक। 1993 तक ये वकालत करते रहे हैं, ठीक है? देखिए, इनके बारे में एक करंट अफेयर का एक क्वेश्चन है जो कि मैं आपको बता देता हूँ कि
भारत के उपराष्ट्रपति इस समय वेंकैया नायडू हैं, ठीक है? तो वेंकैया नायडू ने एक किताब का लोकार्पण किया है, ठीक है? और वो किताब हिंदी में लिखी गई है और इंग्लिश में लिखी गई है। वो किताब क्या है? जो किताब हिंदी में लिखी गई है, उसका नाम है लोकतंत्र के स्वर। देखिए, लोकतंत्र के स्वर जो किताब लिखी गई है, इसमें क्या किया गया है कि रामनाथ कोविंद के जितने भी भाषण पहली साल के रहे हैं, पहली साल के, जब इन्होंने 2017 में जॉइन किया, तो 2017 से 2018 के शुरुआत तक के पहली साल के, जो भी इनके भाषण रहे हैं, वो लगभग 109 भाषण हैं। उन सब भाषणों को संकलित किया गया है, ठीक है? कंपाइल किया गया है और वो कंपाइल करके हिंदी में एक किताब बना दी है और उसको नाम दिया है लोकतंत्र के स्वर और उसका लोकार्पण किसने किया है? वेंकैया नायडू ने। इतनी बात क्लियर है आपको? ठीक है। इसके बाद बात आती है इंग्लिश की। तो इंग्लिश में एक किताब है द रिपब्लिकन एथिक्स। एथिक्स ये किताब जो लिखी गई है, इसमें भी वही सेम किया गया है कि पहली साल के जितने भी भाषण हैं, उनमें से 95 भाषणों को क्या किया गया है? संकलित किया गया है, कंपाइल किया गया है। वैसे टोटल जो भाषण है, टोटल तो 243 हैं इनके, लेकिन उसमें से 95 को यहाँ पर जगह मिली है इस किताब में। तो 95 भाषण हैं जो कि इसमें कंपाइल किए गए हैं। तो द रिपब्लिक एथिक्स इंग्लिश वाली हो गई और लोकतंत्र के स्वर हिंदी वाली हो गई। तो ये रामनाथ कोविंद तक हमने कंप्लीट कर लिया है, ठीक है? अब इसमें मेन बात ये है, जैसा कि हमने पढ़ा कि राष्ट्रपति कुछ ऐसे रहे हैं जिनको भारत रत्न मिला है। पहले हमने पढ़े थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन, दूसरे पढ़े थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जिनको 1962 में मिला था, ठीक है? एक बार रिकॉल कर लेना है इसको। और डॉक्टर जाकिर हुसैन इनको भी मिला था, 1963 में मिल गया था। बीबी गिरी को भी मिला था 1975 में, एपीजे अब्दुल कलाम को 1997 में और प्रणब मुखर्जी को 2019 में मिला है करंट। इसके बाद अभी तक भारत रत्न नहीं बांटे गए हैं, ठीक है? तो 6 लोगों को, 6 राष्ट्रपति ऐसे हैं जिनको भारत रत्न मिल चुका है, ठीक है? तो अगर आपसे कभी क्वेश्चन पूछता है कि कितने राष्ट्रपतियों को भारत रत्न मिल चुका है, तो 6 और उसकी सीरीज़ मैंने आपको बता दी है, ठीक है? क्वेश्चन किसी भी प्रकार से पूछा जा सकता है। देखिए, हमारे भारत के जो राष्ट्रपति बने हैं, इनके विपक्ष में जब ये निर्वाचन हो रहा था, इनके विपक्ष में कुछ लोग भी रहे होंगे। यानी जैसा कि मैंने अभी बताया कि अगर 3 प्रत्याशी हैं, उनमें से 3 में से कोई एक ही राष्ट्रपति बनेगा। तो इस तरीके से अगर आपसे कभी क्वेश्चन पूछता है कि महिलाएँ कौन-कौन उम्मीदवार रही हैं राष्ट्रपति पद की, तो ये बात महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि महिला सशक्तिकरण का काम बहुत ज़ोरों से भारत में चल रहा है। तो केवल 4 महिलाएँ ऐसी रही हैं, जिनका राष्ट्रपति निर्वाचन से संबंध रहा है, वो उम्मीदवार रही हैं। तो 4 में कौन-कौन सी हो जाएँगी? एक तो 1967 जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने हैं, इनके समय पर थीं, जिनका नाम था श्रीमती मनोहर होलकर के नाम से हैं वो महिला और 1967 में वो एक उम्मीदवार बनी थी, किसके अपोज़िट? डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन के, लेकिन ज़ाकिर हुसैन वरीयता क्रम में पहले नंबर पे आई, तो उनको राष्ट्रपति बनाया गया। इसके अलावा एक दूसरी महिला हैं श्रीमती फुरचरण कौर थी ये, फुरचरण कौर, 1969 में ये उम्मीदवार थीं और किसके विरोध में थीं ये? बीबी गिरी के में, लेकिन बीबी गिरी विजयी घोषित हुए और इनको राष्ट्रपति बनाया गया। और डॉक्टर लक्ष्मी सहगल, ये इम्पोर्टेंट है, डॉक्टर लक्ष्मी सहगल, इनको 2002 में और ये उम्मीदवार थीं किसके विरोध में? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के विरोध में, ठीक है? विरोधी थी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के। और इसके बाद आपने सुना जैसा कि हमने पढ़ा पहली महिला राष्ट्रपति, तो पहली महिला राष्ट्रपति बनी डॉक्टर प्रतिभा पाटिल। तो इनके ये उम्मीदवार हो गई ना, तो इनके जो अपोजिट थे 2007 की बात है, इनके अपोजिट थे भैरव सिंह शेखावत, वो राष्ट्रपति नहीं बन पाए, ठीक है? अच्छा, अब अगर इनसे देखें कि हम ऐसे कौन-कौन से व्यक्ति हैं जो डायरेक्ट राष्ट्रपति बने हैं, उपराष्ट्रपति नहीं थे वो, डायरेक्ट ही बन गए हैं। तो देखिए, वो थे जैसे कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डायरेक्ट राष्ट्रपति बने थे, उपराष्ट्रपति तो नहीं थे ना। और डॉक्टर फ़खरुद्दीन अली अहमद, ये भी डायरेक्ट बने हैं। प्रतिभा पाटिल पहले उपराष्ट्रपति तो नहीं थी, राष्ट्रपति डायरेक्ट बनी हैं। प्रणब मुखर्जी ये भी डायरेक्ट बने हैं। नीलम संजीव रेड्डी हैं, ज्ञानी जैल सिंह हैं और एपीजे अब्दुल कलाम, ये सब लोग डायरेक्ट क्या बने हैं? राष्ट्रपति बने हैं। देखिए, क्वेश्चन किसी भी प्रकार से पूछ लिया जा सकता है, इसलिए मैंने आपको ये बता दिया है। और केंद्रीय मंत्री अगर आपसे पूछता है तो 3 लोग ऐसे थे जो केंद्रीय मंत्री रहे थे और उसके बाद वो राष्ट्रपति बने हैं। जैसे कि मेन मैंने आपको बताया विदेश मंत्री रहे हैं, है ना? और वित्त मंत्री रहे थे प्रणब मुखर्जी, ज्ञानी जैल सिंह ये भी मंत्री रहे थे और फ़खरुद्दीन अली अहमद ये भी मंत्री रहे थे, ठीक है? और सबसे उम्र का अगर कभी आपसे पूछता है कि सबसे उम्र के कौन थे? तो वो व्यक्ति थे के.आर. नारायण। हालाँकि और भी व्यक्ति 2 व्यक्ति और हैं जो कि वो भी लगभग इन्हीं की बिल्कुल बराबर के हैं, बस 1 महीने का अंतर है। तो 1 महीने का अंतर है लेकिन वरीयता में तो इनको पहले नंबर पे रखा जाएगा, इसलिए के.आर. नारायण सबसे बड़े यानी उम्र-दराज़ राष्ट्रपति रहे हैं। इसके बाद अगर हम बात करें दूसरे नंबर पे कौन थे तो आर. वेंकट रमण जो कि 76 साल के आस-पास इनकी उम्र थी। 1 महीने ये बड़े थे और
आर वेंकट रमण जो थे वो इनसे 1 महीने छोटे थे। प्रणब मुखर्जी भी तीसरे नंबर पे आते हैं, वो तीसरे नंबर पे ये मान के चलिए कि 76 साल के वो भी थे, बस इन दोनों से 1-1 महीने वो छोटे थे, ठीक है? राष्ट्रपति से संबंधित सभी सवालों को हमने कंप्लीट कर लिया यहाँ पर। और जैसा मुझे लगता है कि मैंने शायद ही कोई पॉइंट छोड़ा हो, फिर बहुत इम्पोर्टेंट हो और मैंने छोड़ दिया, वैसा नहीं हुआ होगा। मैंने सभी पॉइंट्स आपको बता दिए हैं। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है, तो वही सेम चीज़ कि आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा और अगर कोई सुधार की आवश्यकता है, तब भी आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा और अगर सब ठीक चल रहा है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।